हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी लेखपाल 2022 मॉडल पेपर 1 समान हिंदी का। ठीक है, और ये जो है घटना चक्र के बुक से जो लिया गया उसमें 5 मॉडल पेपर हिंदी के दिए गए हैं। तो इसके बारे में देखेंगे और उसके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं वो उससे रिलेटेड सारे जो है क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट टॉपिक वाइज जो है उसका डिस्कशन हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन है आपको इसमें आता है तो आप लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें एक बार। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, तो साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, ये पूछा गया अलंकार से संबंधित क्वेश्चन। अब ये देखिए, अभी अलंकार का जो चैप्टर है वो अतिरिक्त में दिया गया है, यानी कि सिलेबस में नहीं है लेकिन अतिरिक्त में दिया गया, क्योंकि और अदर यूपी ट्रिपल एससी ने जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी जानना ज़रूरी है और इसको मैं करा दूंगा एक वीडियो में, अलंकार रस और प्रमुख रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो आज ये जो आया है एक परिभाषा दिया गया है कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तो वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा है। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, चिपका हुआ यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, तो इस तरीके से वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब अगर हम श्लेष अलंकार के परिभाषा की बात करें तो ये हो गया परिभाषा। अब इसके अगर हम एक क्या कहते हैं कि उदाहरण की बात करें तो उदाहरण से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, तो पहले उदाहरण हम देख लेते हैं। श्लेष अलंकार की उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घट ए वृष भानुजा। ठीक है, वृष भानुजा। और आगे है वह हलधर के वीर, हलधर के वीर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वृष भानुजा और हलधर ये दो शब्द जो आया है इसके एक से अधिक अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। जैसे कि वृष भानुजा का अर्थ होता है वृषभानु की पुत्री राधा और वृषभ की अनुजा अर्थात गाय। ठीक है, तो इसका दो अर्थ हो गया। और हलधर का मतलब होता है बलराम। ठीक है, एक, और दूसरा अर्थ होता है हल को धारण करने वाला बैल और किसान। तो इस तरीके से इसके भी दो निकलते हैं अर्थ। तो इस तरीके से यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार की बात करें तो जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले अक्षर समूह जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों की समानता हो बार बार आते हों वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा एक बहुत ही फेमस कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, तो यहाँ पे कनक का अर्थ जो दो बार आया है, कनक कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे अलंकार आता है, यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द के दो अर्थ होंगे, लेकिन यहाँ पे दो शब्द एक ही बार प्रयोग, एक शब्द को दो बार प्रयोग किया, दोनों शब्द के अलग अर्थ निकलेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि अनपढ़ पूछा गया है, अनपढ़ में कौन सा समास है। ठीक है, तो देखिए अनपढ़ में जो है वो तत्पुरुष समास आता है। समास से संबंधित जो है टॉपिक मैंने करा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। विस्तृत रूप से उसका परिभाषा और उसके उदाहरण बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एक या दो क्वेश्चन बनेंगे। तो उस अनपढ़ में जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। अगला है पाणी का पर्यायवाची क्या है। पाणी का पर्यायवाची बताना है। अब पर्यायवाची के भी मैं जो है टॉपिक करा चुका हूँ, उसको भी आप लोग देखिएगा, विस्तृत रूप से कराया है एक एक शब्द का। तो पाणी का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा कर। ठीक है, कर। पाणी का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो हस्त, भुज, हस्त होगा, हस्ती नहीं होगा, हस्त। ठीक है, हस्त, हस्त मिस होता है कर या पाणी या फिर हाथ या भुज। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अंगुली माल मीन्स होता है अंगुली की माला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, आवाहन का विलोम क्या है। विलोम का भी टॉपिक वाइज करा दिया मैंने। आवाहन का विलोम जो होता है वो होता है विसर्जन। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, विसर्जन। अब इसमें बात करें विगत, विगत का विलोम होता है आगत। और परोक्ष का विलोम जो होता है वो होता है अपरोक्ष। ठीक है, अपरोक्ष या फिर प्रत्यक्ष। तो इस तरीके से परोक्ष का विलोम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी व्याकरण में व्युत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यानी कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी व्याकरण में
तद्भव शब्द तद्भव का उल्लेख है, तत्सम का उल्लेख है, देशी या विदेशज देशज का शब्द या फिर विदेशी शब्द का उल्लेख है, ठीक है। लेकिन अपभ्रंश शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द का हिंदी व्युत्पत्ति की दृष्टि से उल्लेख नहीं होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा इसमें तत्सम शब्द बताना है। तत्सम से संबंधित टॉपिक हो चुका है, आप लोग उसको वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इसमें हमने तत्सम पूरा कवर कराया हुआ है जो जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो देखिए, कपूत ये नहीं है, कपूर ये भी नहीं है, कंधा ये भी नहीं है, ये है कुपुत्र, ठीक है। कुपुत्र जो है ये कपूत का जो है तत्सम शब्द होता है, ठीक है। कपूर की बात करें, कपूर का तत्सम होगा कर्पूर, ठीक है, कर्पूर। और कंधा का तत्सम शब्द होता है स्कंध, स्कंध इसका होता है कंधा का तत्सम शब्द। तो इस तरीके से तत्सम शब्द भी पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक संधि से संबंधित है। अब बताना है कि मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द कौन सा होगा, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसके अगर हम निर्मित करेंगे तो छोटाऊ प्लस छोटाऊ मिलकर ये बड़ाऊ बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा मृत्युपरांत, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा। अब छोटाऊ और छोटाऊ मिलकर बड़ाऊ हो जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है ये इसमें। तो आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा। इस तरीके से संधियाँ भी मैंने कराई हुई हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें जितने भी परिभाषा उदाहरण सारे मैंने बताया, आप लोग उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं सुग्रीव, ठीक है, सुग्रीव अर्थात जिसकी गर्दन सुंदर हो, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तूती बोलना मुहावरे का तात्पर्य क्या है। मुहावरा से भी मैंने टॉपिक करा दिया है, तो आप लोग उसको देखिएगा, जो कि लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी बना दिया चैनल पेज पर जाकर, आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है। और तूती बोलना का मुहावरे का तात्पर्य होता है प्रभाव जमाना, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, प्रभाव जमाना, ठीक है। अब अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आगे है कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें बताना है। तो अंकों की औसत अच्छी है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे अच्छी नहीं होगा। अंकों का औसत अच्छा है, इसको देखते हैं अभी। अंकों की औसत अच्छा है, ये भी गलत हो जाएगा। अंकों का औसत अच्छी है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। लिंग संबंधी यहाँ पे त्रुटियाँ हैं तीनों में, बाकी ये जो बी पार्ट है अंकों का औसत अच्छा है, ये सही है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट होगा, ये वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है अक्षर का अनेकार्थी है। अक्षर का अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कराया हुआ है, ठीक। अक्षर का अनेकार्थी शब्द की बात करें तो अक्षर के अनेकार्थी शब्द में आता है अविनाशी, ठीक है, अविनाशी, अविनाशी हो जाएगा अनेकार्थी शब्द में। अक्षर का अनेकार्थी सत्य भी होता है और धर्म भी होता है, गगन भी होता है। तो ये सारे जो है अक्षर के अनेकार्थी शब्द होते हैं, जो कि इसमें बी पार्ट में दिया गया अविनाशी, तो अविनाशी ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चरर मरर खुल गए अरर अरर रव स्फुटों से, इसमें बताना है कौन सा अलंकार होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए रा शब्द जो है बहुत बार आया है, ठीक है। तो इसमें जो है जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या कई बार हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रत ही होता है, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रत होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है रस के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अलंकार और रस ये अतिरिक्त में होगा सारा। अलंकार, रस और जो है जितने भी कवि की प्रमुख रचनाएं हैं वो सारे जो है मैं उसमें कवर कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें डी पार्ट से हो जाएगा रत। अब देखिए अगर हम अगर हम बात करें तो जैसे हास्य रस, ठीक है। हास्य जो है हास्य रस होता है, हास्य रस का अगर स्थायी भाव की बात करें तो हास होता है, ठीक है। आंसर इसका जो है मतलब इसका स्थायी भाव की बात करेंगे तो हास हो जाएगा। और जो ये करुण रस का स्थायी भाव की बात करें तो इसका शोक होता है, ठीक है। शोक किसका स्थायी भाव होता है, वो करुण रस का होता है स्थायी भाव, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्साह, तो उत्साह जो होता है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। तो इस तरीके से इसके स्थायी भाव भी जानना जरूरी है। और इसका जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, जो कि आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बताना है कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। समास शब्द का अर्थ की बात करें, समास का टॉपिक मैंने करा दिया है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, चैनल पेज पर प्लेलिस्ट बना दिया है। और
या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो समास का शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, संक्षेप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में विकल्पों में से शुद्ध वाक्यों को चयनित करना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है इनमें से। तो देखिए, इस पाठ को पढ़ो, यह पाठ पढ़ो, इसे पाठ को पढ़ो, गलत हो जाए। यह पाठों को पढ़ो, ये भी गलत है। ठीक है, और इसमें जो है यह पाठ पढ़ो, यही सही आंसर इसका बी पार्ट सही है। इस पाठ को पढ़ो, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें कारक संबंधी तीनों में अशुद्धियाँ हैं, बाकी बी पार्ट सही हो जाएगा शुद्ध रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, समास के प्रायः कितने भेद माने जाते हैं। तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं। आंसर इसका मुख्य रूप से 6 भेद होता है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। उन 6 प्रकार की बात करें तो पहला है अपव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास, और इसके बाद चौथा आता है द्विगु समास। ठीक है, पांचवा आता है द्वंद्व समास। इसके बाद आता है छठवां बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। इस तरीके से 6 प्रकार के समास होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है फणीसर नाथ रेणु की नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सी रचना फणीसर नाथ रेणु की नहीं है, जिन्होंने ये लिखा हुआ। तो देखिए, परती परिकथा ये इन्होंने लिखा हुआ है। कितने चौराहे इनकी है। मारे गए गुलफान भी इनकी, और ये उसने कहा था ये इनकी नहीं है। ठीक है, फणीसर नाथ रेणु की नहीं है। इनके जो रचनाकार उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने इस रचना को लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। उसने कहा था जो है गुलेरी की है, बाकी फणीसर नाथ रेणु की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की रचना नहीं है, इसमें से बताना है। तो सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान और श्रीकांत जो है ये प्रेमचंद की रचना नहीं। सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, गबन, ये सारे प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ठीक है, श्रीकांत को लिखा हुआ है शरतचंद चट्टोपाध्याय ने। शरतचंद चट्टोपाध्याय द्वारा श्रीकांत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, गति पाना का अर्थ क्या होगा। गति पाना का अर्थ होता है मोक्ष पाना। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, मोक्ष पाना। लास्ट क्वेश्चन है, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो उन्मीलन का विलोम शब्द होता है निमीलन। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, निमीलन ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन हो जाएगा। तो ये था मॉडल पेपर 1, और इसके बाद हम लेकर आएंगे मॉडल पेपर 2 हिंदी का ही। तो उसको भी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले मॉडल पेपर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।